वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन से संबंधित है, रिलेटेड है। फ्रेंड्स, एक बहुत छोटी सी झलक 1947 और 2025 के बीच जो ये लगभग मैं समझता हूं 78 वर्षों का सफर रहा है, उसमें हायर एजुकेशन कहां से कहां पहुंचा है। सबसे पहले शैक्षणिक संस्थाओं के नंबर की बात कर लें। जब 1947 में हमारे देश को आजादी मिली थी तो हमारे देश में लगभग 20 यूनिवर्सिटीज थी, 20 यूनिवर्सिटीज थी। ये बात भी सही है। उस समय जो हमारे देश की आजादी के समय जो हमारे देश की जनसंख्या थी 33 करोड़ 33 करोड़ थी। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है। उस समय 20 यूनिवर्सिटीज थी, लगभग 500 कॉलेज थे। जी हां, 1947 में लगभग 20 यूनिवर्सिटी और लगभग 500 कॉलेज पूरे देश में थे। यदि मैं 2025 की बात करूं, मैंने काफी कुछ आंकड़े प्राप्त करने का एक बहुत ही सफल प्रयास में कह दूं किया है। कितने सही हैं, बहुत ज्यादा त्रुटि नहीं हो सकती। यदि मैं इस समय लगभग देश में विश्वविद्यालयों की बात करूं, लगभग देश में 1170, जी हां 1170 विश्वविद्यालय हैं। उसमें से विश्वविद्यालय कुछ केंद्रीय स्तर के होते हैं, कुछ राज्य स्तरीय होते हैं, कुछ डीम्ड होते हैं और कुछ निजी या प्राइवेट होते हैं। यदि मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करूं, इस समय हमारे देश में लगभग 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनका संचालन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उसके बाद स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, जी हां, जिसका संचालन पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में होता है। स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज का नंबर लगभग 500 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नंबर भी लगभग 500 या उससे अधिक है। और कुछ होती हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, उनका नंबर यदि मैं कहूं 138 है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंपॉर्टेंस कहते हैं, या ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर के कहला सकते हैं। जो ये एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसमें जितनी भी आईआईटीज हैं, 23 या 24 आईआईटीज का समावेश होगा। जितने एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनका समावेश होगा। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे आईआईएम अहमदाबाद, लखनऊ, कोझिकोड, बेंगलोर, इंदौर या अन्य हो। इसके अलावा जितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। बेसिक साइंस को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 15 वर्ष पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की गई थी। मैं समझता हूं लगभग 7 या 8 हैं, वो इसी श्रेणी में आएंगे। एक नाइजर, जिसकी स्थापना भुवनेश्वर, उड़ीसा में की गई थी, एक ही है जो डीएसटी द्वारा संचालित है, वो भी इसी में आता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं, आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय जो हमारे देश में 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेजेस थे। शायद मैं कॉलेजेस का नंबर बताना आपको भूल गया हूं। मैं समझता हूं कॉलेजेस की संख्या कहीं ना कहीं 55,000 से अधिक है। जो 500 कॉलेज 1947 में थे, उनकी संख्या इस समय 55,000 से अधिक है। ये मैंने आंकड़े आपके सामने पेश कर दिए। अब मैं आज आपसे विशेष निवेदन करना चाहूंगा। ये जो मैंने YouTube बनाया है, अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए बनाया है, और आप सबसे करबद्ध ये मेरा निवेदन है, कृपया यदि इस YouTube को आप सुन सकें और सुनने के बाद कमेंट में जो मैं चाह रहा हूं, चाहने का मतलब जो मैं आशा रखता हूं कि इस देश का शिक्षक या इस देश का जागरूक नागरिक शिक्षा के बारे में
जागरूकता से मेरे जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर देगा। मित्रों, शिक्षा का अपार विस्तार हुआ है। 20 यूनिवर्सिटी से लगभग 1170 यूनिवर्सिटी पर पहुंचना, 500 कॉलेज से 55,000 कॉलेज पर पहुंचना, और जनसंख्या भी 33 करोड़ से 145 करोड़ पर पहुंचना। मैं समझता हूं शिक्षा का अपार विस्तार हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। कंप्यूटराइजेशन की बात की जाए, पिछले कुछ वर्षों में जिस गति से हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में कंप्यूटराइजेशन या कंप्यूटर की शिक्षा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही, चाहे बीई कंप्यूटर साइंस हो या एमसीए या एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इनका भी सभी विश्वविद्यालयों में विस्तार हुआ है। और कुछ इंस्टीट्यूट पूरी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से देश में खोले गए हैं। अब मैं एक प्रश्न एक शिक्षक होने के नाते जो मुझे उद्वेलित करता है, जो मेरा मस्तिष्क को हमेशा ये कर दूं झकझोरता है, वो ये है, शिक्षा में इस अपार विस्तार के बाद शैक्षणिक एड्स की बात कर दे जरा। पहले सिंपल ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे। जब मैं विद्यार्थी था उस समय कांच की ग्लास बोर्ड आ गए थे, और इस समय स्मार्ट बोर्ड लगभग हर स्कूल में तो है, कॉलेज में कितने हैं यह मैं कहने में सक्षम नहीं हूं। स्मार्ट बोर्ड जब आपके पास है, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लूं, चूंकि मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, पहले जो आईआर हुआ करता था और उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था, वो 1984 में इंडिया में आया था। IIT पवई में सबसे पहला उपकरण आया था। यह मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि 1984 में मुझे IIT पवई से FTIR अपने किसी कंपाउंड या 2 या 3 कंपाउंड्स का लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। 500 मेगाहर्ट्ज का NMR उस समय एक कल्पना थी, लेकिन उस कल्पना को साकार रूप 1984 में ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे ने दिया था। सबसे पहला 500 मेगाहर्ट्ज NMR वहीं आया था, और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे जुलाई 1984 में उस पर भी कार्य करने का मौका मिला था। हो सकता है 110 मेगाहर्ट्ज NMR कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में आया हूं। अब मैं जरा कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। शिक्षा जगत से जुड़े हुए मैं समझता हूं शिक्षकों का यह परम पवित्र कर्तव्य होगा यदि वो अपने कमेंट से मुझे और शिक्षा जगत को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। यदि मैं आज से 40-45 साल के पहले के विद्यार्थी को देखता हूं, हो सकता है मेरी दृष्टि में कोई त्रुटि हो या मेरा नजरिया देखने का गलत हो। आज से 40-45 वर्ष पहले जब कोई विद्यार्थी MSc करके बाहर निकलता था, MSc पास आउट होता था, क्या उसकी ज्ञान अपने क्षेत्र में नॉलेज अधिक होती थी या आज के विद्यार्थी की? एक बार फिर रिपीट करूंगा, जो आज से 40-35 साल पहले MSc करके विद्यार्थी बाहर निकलता था, MSc केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, MA हो या MCOM हो, उसकी नॉलेज अपने सब्जेक्ट के प्रति अधिक थी, या आज जो विद्यार्थी पास आउट कर रहा है उसकी नॉलेज अधिक है? प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। 40 साल पहले का विद्यार्थी अपने स्नातकोत्तर या PG के विषय में सब्जेक्ट का माहिर होता था या आज का विद्यार्थी है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न विज्ञान से जुड़ी हुई MSc डिग्री से है। जब उस समय विद्यार्थी निकलता था, उसकी कौशल, उसकी निपुणता, उसकी एक्सपर्टाइज प्रैक्टिकल्स में उस समय अधिक थी या आज अधिक है? कृपया मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए या जो शिक्षा में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या कार्यरत हुए हैं, उन सब शिक्षकों का मैं स्वागत करूंगा। क्या प्रैक्टिकल वर्क में एफिशिएंसी पहले ज्यादा थी या आज के जमाने में अधिक है? अब उपकरण अधिक हैं। मैंने FTIR और FTNMR का उदाहरण लिया था। मैं समझता हूं कई जगह MSc लेवल पर FTIR और FTNMR से विद्यार्थी को रूबरू करवा के जो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं,
उनके एनालिसिस में दोनों टेक्निक आईआर और एनएमआर का यूज किया जाता है। उस समय एक्सरे डिफ्रैक्शन, सेम और टेम नाम की कोई चीज नहीं थी। ये एमएससी से संबंधित भी नहीं है, लेकिन जिसने भी पीएचडी की है आज के जमाने में, पिछले 10 या 15 वर्षों में, उसने एक्सरे डिफ्रैक्शन का नाम नहीं सुना हो, उसने सेम और टेम का नाम सुना नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आज का विद्यार्थी जब पीएचडी की डिग्री लेकर बाहर आता है, कई परीक्षाओं से गुजरता है, पहले यूजीसी ने एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, फिर उसका वाइवा होता है और फिर वो कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करवाता है। आज से 40 या 45 साल पहले जो पीएचडी स्टूडेंट डिग्री लेकर बाहर आते थे, विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर प्रवेश करते थे, क्या उनका अपने पीएचडी सब्जेक्ट के प्रति ज्ञान अधिक था या आज का विद्यार्थी जो पीएचडी की डिग्री ले रहा है उसका ज्ञान अधिक है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं, ये सभी प्रश्न हैं, लेकिन मैं सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वो मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। जो टॉपर्स स्टूडेंट होते थे, टॉपर्स कह रहा हूं मैं, उस समय भी जॉब की अपॉर्चुनिटी उनके लिए अच्छी थी, आज भी अच्छी है। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, पहले किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए केवल 50% अंक अनिवार्य होते थे। यदि आपने स्नातकोत्तर में 50% अंक लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं लेक्चरर बनने के लिए। 1991 में इसको बढ़ाकर 55% कर दिया गया था। टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुझे याद है पिछले लगभग 30 वर्षों से एंट्री लेवल लेक्चरर के लिए 60% होना आवश्यक है लेक्चरर बनने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 55% है। अब मैं बात यह करना चाहूंगा, आज से 30, 35 या 40 साल पहले कितने स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास पास होते थे जिनका प्रतिशत स्नातक या स्नातकोत्तर में 60% या उससे अधिक होता था, और आज कितने हो रहे हैं? इसमें कहने में मुझे कोई संदेह नहीं, आज फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस समय मैं समझता हूं 1% विद्यार्थी मुश्किल से फर्स्ट क्लास ला पाता था, और आज मैं समझता हूं लगभग 50% स्टूडेंट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% ला रहे हैं। यह हमें आईआईटीज के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को शामिल नहीं कर रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के चाहे एमएससी हो, एमकॉम या एमए हो, सबको इंक्लूड कर रहा हूं। प्रतिशत विद्यार्थियों का बड़ा है, क्या उनका ज्ञान बड़ा है? उस समय विद्यार्थी किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए ज्यादा सक्षम थे या आज का विद्यार्थी ज्यादा सक्षम है? आज कंप्यूटर के ज्ञान में अपार वृद्धि हुई है, पुस्तकों का अपार विस्तार हुआ है। जितनी पुस्तकें उस समय थी आज के जमाने में नहीं है। यह मैं बात स्पष्ट कर दूं, कंप्यूटराइजेशन के साथ यदि सबसे ज्यादा बड़ा है तो पुस्तकों के नए संस्करण या नए एडिशन आने की रफ्तार बढ़ी है। आप सब जानते हैं कि आजकल पुराना जो भी डेटा होता है, जो भी टेक्स्ट होती है, उसको सेव करके रख लिया जाता है। जब नया एडिशन लाया जाता है उसमें परिवर्तन करके नया पुस्तक का संस्करण आ जाता है। लेकिन आज से 40 साल पहले नए संस्करण का मतलब यह होता था आप पूरी पुस्तक को लिखिएगा दोबारा और उसमें जो आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आएगा। आज कंप्यूटराइजेशन ने पुस्तकों के नए संस्करण या नए एडिशन लाने को बहुत आसान कर दिया है। जितनी पुस्तकें आज के जमाने में, सपोज मैं केमिस्ट्री की बात करूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे उपलब्ध हैं, शायद 30 साल या 40 साल पहले नहीं थी। हाँ थी, सिल्वरस्टीन स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जॉन डायर थी, या ऐसी दूसरी। लेकिन आज जो पुस्तकों की संख्या है वो बहुत अधिक है। आज यूट्यूब कंटेंट बहुत मिल जाएगा आपको। यूट्यूब कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है इसका भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के रखूंगा। इतने विस्तार के बाद जब हमने विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की संख्या में अपार प्रगति की है, हमारी प्रयोगशाला जो लेबोरेटरीज हैं वहां इंस्ट्रूमेंटेशन बड़ा है, उसके बाद मैं फिर स्पष्ट शब्दों में यह प्रश्न कर रहा हूं, क्या विद्यार्थी, क्या प्रैक्टिकल हैंड
आज से 40 साल पहले अच्छा था या आज अच्छा है? कृपया इसको निसंकोच भाव से विद्यार्थी बताना चाहे विद्यार्थी भी बताएं, लेकिन जो मेरे समकक्ष 60 या 60 से अधिक हैं या 60 पहुंचने वाले हैं, कम से कम मैं उनसे आशा करता हूं कि वो पूर्ण ईमानदारी से इन प्रश्नों का उत्तर दें। क्या हमारे विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि हो रही है? ज्ञान के अलावा क्या जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनकी प्रायोगिक क्षमता, एफिशिएंसी बढ़ी है या कम हुई है? आज का विद्यार्थी किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए पहले ज्यादा सक्षम था या आज ज्यादा सक्षम है? कंप्यूटर को मैं यहां बीच में नहीं ला रहा हूं, कृपया उसको एक तरफ रख दिया जाए। आज का विद्यार्थी एक अच्छा शिक्षक बन रहा है या उस समय का जो विद्यार्थी शिक्षक बन के सामने आता था वो अच्छा शिक्षक होता था? इस प्रश्न पे जरा गौर फरमाइए। आजकल का विद्यार्थी एक अच्छा शिक्षक बन रहा है या उस समय का विद्यार्थी आज से 40 या 45 साल पहले जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिक्षक बन के जाता था उस समय उसका स्तर उत्तम था या आज के विद्यार्थी का उत्तम है? यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हां, मैं ये कह सकता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, जो भी युवा पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक हो सकती है। 6 से 8 घंटे वो लगातार पढ़ा सकते हैं। यह क्षमता शायद पहले नहीं थी। लेकिन फिर मैं प्रश्न रिपीट करूंगा, उस समय के विद्यार्थी 30 या 40 साल पहले के विद्यार्थी जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिक्षक बन के जाते थे, उनका शिक्षण प्रभावशाली था या आज का विद्यार्थी जब किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षक बन के जाता है उसका ज्यादा प्रभावी है? आज का विद्यार्थी जब पीएचडी डिग्री लेकर निकलता है, जब इंस्ट्रूमेंटेशन की अपार सुविधाएं समूचे भारत में उपलब्ध हैं, लगभग हर विश्वविद्यालय में या रीजनल सेंटर्स बने हुए हैं वहां पे उपलब्ध हैं, उसकी पीएचडी की क्वालिटी निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। आज से 30 साल पहले आईआर, एनएमआर या लो टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा यहां आके एक लिमिट लगती थी, मास स्पेक्ट्रा हो जाता था। लेकिन अब जो मास स्पेक्ट्रा हो रहा है, सैम हो रहा है, टेम हो रहा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो रहा है, क्वालिटी थीसिस की बड़ी है। लेकिन क्या उसकी थीसिस का ज्ञान जो कुछ उसने किया है आज से 35 साल पहले ज्यादा था या आज अधिक है? मैं शिक्षक हूं, निर्णय करने की स्थिति में इस समय नहीं हूं। अपने सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे ज्ञान वृद्धि में यदि वो मेरे इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे, शायद एक विद्यार्थी होने के नाते अपार प्रसन्नता का अनुभव होगा। इसी सहायता के साथ अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।